औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने हाथ उठाया और लकपा के माथे के बीच एक उंगली रख दी। और उसी पल लकपा कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। दूर कहीं एक रात का पक्षी चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी, जैसे किसी ने मौत की घोषणा कर दी हो। उस रात जंगल में कुछ जाग चुका था, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। पहाड़ों की रात एक ऐसी रात होती है जहां सन्नाटा सिर्फ खामोशी नहीं होता, बल्कि एक जीवित चीज होता है। ठंडी हवा, हड्डियों तक उतरती हुई ठंड और उसके बीच फैला हुआ घना कुहासा। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया को किसी ने सफेद कफन से ढक दिया हो। उसी रात तेज तेज कदमों से एक आदमी नीचे उतर रहा था पहाड़ी पगडंडी से। उसका नाम था लकपा। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर घबराहट और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। वो बार बार पुकार रहा था, बैजंती, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज कुहासे से टकराकर वापस लौट आती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लकपा के मन में एक ही बात घूम रही थी, ये लड़की भी ना मुसीबत बन गई है। पति पत्नी में झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या कोई इतना गुस्सा करता है कि आधी रात को घर छोड़कर निकल जाए, और वो भी इस पहाड़ में? ये कोई शहर नहीं था, ये था चटकपुर, एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी हर पल मौत से लड़ती है। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक सजा है। साल के ज्यादातर समय तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच रहता है और नवंबर के बाद 0 से नीचे गिर जाता है। घना कुहासा, तेज बर्फीली हवाएं और कभी-कभी जंगल से निकलकर आते हैं पहाड़ी चीते, जो बिना आवाज के किसी को भी उठा ले जाते हैं। कभी मवेशी, कभी इंसान। लकपा ये सब जानता था, इसलिए उसके दिल में डर था, लेकिन बैजंती को ढूंढना उससे ज्यादा जरूरी था। आज पूर्णिमा की रात थी। आसमान में एक गोल चांद टंगा हुआ था, लेकिन कुहासा इतना घना था कि 2 कदम आगे भी कुछ साफ दिखाई नहीं देता। लकपा के पास एक टॉर्च थी, लेकिन उसने उसे जेब में ही रहने दिया, क्योंकि जब गाड़ियों की हेडलाइट भी इस कुहासे को नहीं चीर सकती, तो टॉर्च क्या करेगी? वो सोचने लगा, कहाँ जा सकती है बैजंती? और तभी उसे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले बैजंती ने कहा था, मुझे नीचे वाली झील बहुत पसंद है। अगर कभी तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे तो मैं वहीं झोपड़ी बनाकर रहूंगी। लकपा का दिल धक से रह गया। वो वहीं गई होगी। उसने तुरंत रास्ता बदला और बाएं तरफ जंगल के अंदर घुस गया। अंदर जाने से पहले उसने एक मजबूत लकड़ी का डंडा तोड़ लिया। अगर सामने जंगली सूअर आ जाए तो काम आएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऊपर एक ऊंचे पाइन के पेड़ पर 2 हरी आंखें उसे देख रही थीं। वो आंखें एक शिकारी की थीं, एक पहाड़ी तेंदुआ जो कई दिनों से भूखा था और आज उसका शिकार खुद उसके पास चला आया था। तेंदुआ बिना आवाज के पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे लकपा के पीछे चलने लगा। उसकी चाल इतनी खामोश थी जैसे मौत खुद कदम रख रही हो। लेकिन आज उसे एक और फायदा था, कुहासा, पेड़ों से टपकती बूंदों की आवाज जो हर छोटी आवाज को दबा देती थी। लकपा को कुछ पता नहीं था, वो बस आगे बढ़ रहा था और तेंदुआ उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी मांसपेशियां तन गईं, बस एक छलांग और शिकार खत्म। लेकिन उसी क्षण कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उस खूंखार शिकारी को डरा दिया। तेंदुए की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा और वह एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ गया। फिर अचानक पूंछ दबाकर वो भाग गया,
जंगल में गायब हो गया। लकपा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि जंगल बदल रहा है। कुछ अलग है यहाँ। ये वही जंगल नहीं था जिसे वो बचपन से जानता था। जंगल की अपनी एक आवाज होती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई झिंगुर, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की आवाज, कुछ भी नहीं। जैसे पूरा जंगल सांस रोके खड़ा हो। लकपा के भीतर एक अजीब डर उठने लगा। उसका अनुभव उससे कह रहा था, वापस लौट जा। लेकिन दिल कह रहा था, बैजंती को ढूंढना है। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। तभी एक अजीब खुशबू उसके चारों तरफ फैल गई, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, जैसे हजारों फूल एक साथ खिल गए हों। लेकिन पहाड़ों के फूलों में इतनी खुशबू नहीं होती। ये कुछ और था, कुछ असामान्य। उसका डर अब बढ़ने लगा था। दिल की धड़कन तेज हो गई और तभी कुहासा थोड़ा छटा और उसे दिखा झील। और झील के किनारे एक औरत बैठी थी, पानी में पैर डाले हुए। लकपा ने राहत की सांस ली। बैजंती। वो आगे बढ़ा और पुकारा, बैजंती। औरत धीरे धीरे मुड़ी और उस एक पल में लकपा की दुनिया टूट गई। उसके चेहरे पर जो था वो इंसानी नहीं था। लकपा जड़ हो गया। उसका शरीर हिलना बंद, सांस अटक गई। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने हाथ उठाया और लकपा के माथे के बीच एक उंगली रख दी। और उसी पल लकपा कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। दूर कहीं एक रात का पक्षी चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी, जैसे किसी ने मौत की घोषणा कर दी हो। उस रात जंगल में कुछ जाग चुका था, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। सुबह के 4 बजे दुनिया के ज्यादातर लोग अब भी गहरी नींद में डूबे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रात कभी पूरी नहीं होती। अमियो उनमें से एक था। उसने जल्दी जल्दी शर्ट के बटन बंद किए, घड़ी पर नजर डाली। 4:10। सिर्फ 20 मिनट बाद एक गाड़ी उसके घर के नीचे आने वाली थी। एक सरकारी गाड़ी जो उसे ले जाएगी शिलीगुड़ी। एक आम सफर, लेकिन कभी कभी सबसे आम दिखने वाली चीजें ही सबसे खतरनाक होती हैं। उसके बैग में कुछ फाइलें थीं, महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण कि एसपी ने खुद उसे फोन करके कहा था, अमियो, ये काम तुम्हें ही करना होगा। और पुलिस की नौकरी में ऊपर से आई बात आदेश बन जाती है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। मितुल। कल शाम सुभाष मैदान में वो दोनों बैठे थे, हाथ में गर्म मूंगफली, हल्की ठंडी हवा और एक बातचीत जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। मितुल ने हंसते हुए कहा था, मुझे भी साथ ले चलो। अमियो ने तुरंत मना कर दिया। पागल हो क्या? मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। मितुल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तो क्या हुआ? लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूमने नहीं जाते? अमियो थोड़ा झुंझला गया। लोग क्या कहेंगे? मितुल हंस पड़ी। लोगों की इतनी चिंता है तुम्हें? पूरा बारात जानता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। या फिर तुम्हें मेरे साथ जाने में शर्म आती है? ये शब्द सीधे अमियो के दिल में लगे। वो कुछ कह नहीं पाया। मितुल उठ खड़ी हुई और जाते जाते बोली, तुम अभी भी बच्चे हो। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और अमियो बस खड़ा रह गया। उस रात न कॉल न मैसेज, कुछ नहीं। और अब सुबह के इस सन्नाटे में उसका मन बेचैन था, लेकिन
समय रुकता नहीं। नीचे से गाड़ी का हॉर्न बजा। अमियो चौंका। उसने ट्रॉली उठाई और नीचे उतर आया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी देखी वो ठिठक गया। ये वो गाड़ी नहीं थी जो आनी चाहिए थी। सफेद इनोवा की जगह खड़ी थी एक चमचमाती लाल और काले रंग की महिंद्रा थार। अमियो के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आई। वाह! उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये गाड़ी उसका सपना थी। वो तुरंत ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुला और बाहर उतरा पल्लव। अमियो का चेहरा जम गया। तू? पल्लव हंस पड़ा। सरप्राइज! अमियो कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और बाहर आई तितास, और पीछे की सीट से धीरे धीरे झांकता हुआ एक चेहरा, मितुल। उसकी आंखों में वही शरारत थी, वही चमक, लेकिन इस बार कुछ और भी था। जैसे वो कुछ जानती हो जो अमियो नहीं जानता। तितास ने मुस्कुराकर कहा, हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, सोचा तुझे भी साथ ले चलते हैं। क्या? मितुल ने सिर टेढ़ा किया और धीरे से कहा, अब तो बहाना नहीं है, चलोगे? उसकी आवाज में एक चुनौती थी और अमियो हार गया। सफर शुरू हुआ। सड़कें लंबी थीं, हवा ठंडी और गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी। कभी कभी तितास कुछ बोलती, पल्लव गाना गुनगुनाता, लेकिन अमियो और मितुल के बीच एक दीवार खड़ी थी। अनकही बातें, अनसुलझे सवाल और एक अजीब दूरी। लेकिन कभी कभी दूरी भी खतरनाक चीजों को जन्म देती है। पहाड़ शुरू हो चुके थे, घुमावदार रास्ते, नीचे गहरी खाइयां, ऊपर आसमान और बीच में एक छोटी सी गाड़ी जिसमें बैठे थे 4 लोग, जिन्हें अभी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं या क्या उनका इंतजार कर रहा है। सोनादा पार करते ही शाम होने लगी और पहाड़ों में शाम धीरे नहीं आती, अचानक गिरती है, जैसे किसी ने दिन को बंद कर दिया हो। कुहासा फिर से उतर आया, इस बार और घना। गाड़ी की हेडलाइट बस कुछ फीट आगे तक ही दिखा पा रही थी। पल्लव ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। तितास ने कहा, अमियो, तू चला? बिना कुछ बोले अमियो ने स्टीयरिंग पकड़ लिया। गाड़ी फिर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ बदल चुका था। सड़क वही थी, लेकिन माहौल नहीं। जंगल चुप था, बहुत चुप। और फिर अचानक एक खुला इलाका आया, कुहासा जैसे किसी ने हटाया हो। चांद की रोशनी चारों तरफ फैल गई और दूर खड़ा था कंचनजंघा, सफेद चमकता हुआ जैसे किसी देवता का शरीर। चारों गाड़ी से उतर गए। उस दृश्य में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान को खींच ले, जो उसे भुला दे। वक्त, डर, सब कुछ। वे बस देखते रहे, खड़े रहे, जैसे मंत्रमुग्ध। और तभी एक आवाज आई, चीख। अचानक, तेज, असहज। चारों ने मुड़कर देखा। एक पहाड़ी युवक कुछ दूर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए और आंखें डर से भरी हुईं। वो चिल्ला रहा था, भागो, जल्दी भागो, यहां से निकल जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चारों तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और फिर वो अचानक जंगल में भाग गया, गायब। मिथुल ने धीरे से पूछा, ये कौन था? कोई जवाब नहीं था, बस एक अजीब सी ठंड जो अब हवा में नहीं, दिल में उतर रही थी। पल्लव बोला,
चलो यहाँ से। अमियो ने सिर हिलाया, लेकिन वो थोड़ा रुका। उसने रास्ते की तरफ देखा और धीरे से कहा, 1 मिनट। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उसने 2 रास्तों की तरफ इशारा किया। एक झील की तरफ जाता है, एक चटकपुर। वो रुका और बोला, मैं देख कर आता हूँ। पल्लव ने अनिच्छा से साथ दिया। दोनों चले गए और पीछे रह गईं तितास और मितुल। जंगल फिर से चुप हो गया। गाड़ी का इंजन धीमी आवाज कर रहा था और तभी मितुल ने महसूस किया एक खुशबू, वही तेज, अजीब, नशे जैसी। उसने धीरे से कहा, दीदी, ये खुशबू। तितास ने भी महसूस किया। हाँ, बहुत अजीब है, चलो देखते हैं। तितास ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की तरफ बढ़ गईं। धीरे धीरे खुशबू और तेज होती गई और फिर उन्हें मिला एक पत्थर की दीवार। जिसमें एक त्रिकोणीय खांचा था, जैसे कोई पुराना मंदिर हो। मितुल ने अपना रुमाल निकाला और काई साफ करने लगी। जैसे ही मूर्ति सामने आई, दोनों रुक गईं। वो एक देवी थी, लेकिन अजीब, अनजानी। उसका चेहरा कुछ अलग था, कुछ डरावना। तितास कुछ बोलने वाली थी, तभी दूर से आवाज आई, दोनों चौंकी और जल्दी जल्दी वापस भागी, लेकिन मितुल अपना रुमाल वहीं भूल गई। उन्हें नहीं पता था कि उस रुमाल के साथ कुछ और भी उनके साथ लौटेगा, कुछ जो दिखता नहीं लेकिन छोड़ता भी नहीं, और जो एक बार छू ले उसे कभी नहीं छोड़ता। शाम ढल चुकी थी और पहाड़ों में रात धीरे धीरे नहीं उतरती, वो अचानक गिरती है, जैसे किसी ने पूरे आकाश पर अंधेरे का दरवाजा बंद कर दिया हो। करीब 7:30 बजे अमियो, मितुल, तितास और पल्लव चटकपुर के उस छोटे से होमस्टे में पहुंच चुके थे। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। आसमान बादलों से भरा था और कुहासा फिर से लौट आया था। लेकिन जगह अजीब थी, बहुत ज्यादा शांत। इतनी शांत कि इंसान खुद की सांस भी अजनबी लगने लगे। कमरे छोटे थे, लकड़ी के और एक दूसरे से सटे हुए। तितास और मितुल एक कमरे में, अमियो और पल्लव दूसरे में। दरवाजा बंद करते वक्त मितुल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा अमियो को। दोनों की आंखें मिलीं, लेकिन कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक अनकही बेचैनी। कमरे के अंदर ठंड कुछ कम थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। मितुल ने धीरे धीरे अपने जूते उतारे, बैग खोला और सामान निकालने लगी। तितास बाथरूम में चली गई। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि मितुल की नजर ट्रॉली के अंदर नहीं पड़ी और उसकी सांस रुक गई। उसके कपड़ों के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, पड़ा था एक रुमाल, हरा, गीला और काई से सना हुआ। वही रुमाल जो उसने जंगल में उस त्रिकोणीय खांचे के पास छोड़ दिया था। मितुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रुमाल को उठाया। ठंडा, नम, और उसमें से वही खुशबू आ रहेगी, वही अजीब नशे जैसी खुशबू। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये यहाँ कैसे आया? उसने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और शायद
वो जवाब सुनना भी नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से रुमाल को मोड़ा, टिश्यू पेपर में लपेटा और बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे उस चीज से दूरी बना लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिनर गरम था, देशी चिकन, रोटी, सब कुछ स्वादिष्ट, लेकिन मितुल के लिए सब फीका था। उसका ध्यान बार बार उसी रुमाल पर जा रहा था। तितास ने पूछा, क्या हुआ, खा क्यों नहीं दी? मितुल ने जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस भूख नहीं है। अमियों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। शायद अब भी नाराज था, या शायद कुछ महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। थकान सब पर हावी होने लगी। एक एक करके सब अपने अपने कंबलों में घुस गए और फिर नींद ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कुछ चीजें नींद से बाहर रहती हैं और वो इंतजार करती हैं उस पल का जब तुम सबसे कमजोर हो। रात के करीब 2:15 मितुल की आंख खुली। कमरे में हल्की चांदनी थी। ठंड और बढ़ गई थी। उसे थोड़ा पेशाब लग रहा था, लेकिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं था। वो करवट लेकर लेटी रही और खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर कुहासा था, सफेद, घना और अजीब। उसने पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर झांका। कुछ नहीं, बस हवा में लहराते तिब्बती झंडे और एक अजीब सन्नाटा। लेकिन अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई रो रहा हो। एक औरत धीरे धीरे सिसक रही थी। मितुल का शरीर जम गया। उसने ध्यान से सुना। हाँ, वो आवाज सच में थी। कोई खिड़की के ठीक बाहर बैठा था और रो रहा था। उसका गला सूख गया। इतनी रात को उसने सोचा, कौन हो सकता है? लेकिन उसने फिर बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, कोई नहीं। फिर भी आवाज वहीं थी, जिंदा, करीब, बहुत करीब। अब उसका डर बढ़ने लगा था। उसने धीरे से सोचा, तितास दीदी को जगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर से पैर नीचे रखा, वो रुक गई। उसके पैर के नीचे कुछ था। उसने नीचे देखा और उसकी आंखें फैल गईं। फर्श पर पड़ा था वही रुमाल, वही काई से सना हुआ, जिसे उसने खुद डस्टबिन में फेंका था। अब वो उसके पैरों के नीचे था। मितुल की सांस तेज हो गई। अब उसे समझ आ गया था, कुछ बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। और तभी वो आवाज और पास आ गई, जैसे कोई सिर दीवार से टकरा रहा हो। अब रोने की आवाज के साथ ये नई आवाज भी जुड़ गई थी, जैसे कोई खिड़की के नीचे बैठकर अपना सिर दीवार से मार रहा हो, बार बार, एक ही जगह पर, एक ही रिदम में। मितुल अब हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें खिड़की पर जमी थीं और दिमाग बस एक सवाल पूछ रहा था, अगर वो बाहर है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ कुहासा और आवाज। वो आवाज जैसे दीवार के अंदर से आ रही थी। उसी समय तितास की भी आंख खुल गई। वो अचानक उठकर बैठी और घबराई हुई आवाज में बोली, मितुल, दीदी, कोई रो रहा है मेरी खिड़की के बाहर। तितास की आंखें डर से भरी थीं। मेरी तरफ भी। दोनों अब समझ चुकी थीं, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सच है। और वो चीज एक नहीं है, या शायद एक ही है, लेकिन दो जगह पर एक साथ।
दोनों चुपचाप सुनती रहीं। अब आवाज धीरे धीरे खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो चीज रेंगते हुए घूम रही हो। और फिर एक पल आया जब वो आवाज दरवाजे के ठीक नीचे रुक गई और फिर कुछ अंदर आने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई तरल चीज दरार से अंदर घुस रही हो। रोने की आवाज अब कमरे के अंदर थी। मितुल का दिल जोर से धड़क रहा था। तितास कांप रही थी और फिर तितास अचानक खड़ी हो गई। उसने लाइट ऑन की और जोर से चिल्लाई, अमियो, पल्लव। आवाज इतनी तेज थी कि अगले कमरे में दोनों की नींद टूट गई। दरवाजा खुला और अमियो और पल्लव अंदर आ गए। दोनों लड़कियां डरी हुई कांप रही थी। क्या हुआ? अमियो ने पूछा। बाहर कोई रो रहा था और वो अंदर आ रहा था। पल्लव हंसने की कोशिश करता है। शायद सपना। नहीं, हम दोनों ने सुना। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर पल्लव बोला, चलो बाहर देखते हैं। चारों बाहर आए। कुहासा थोड़ा कम था, चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर पल्लव की नजर खिड़की के नीचे पड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और टॉर्च चलाई, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। दीवार पर 3 जगह ताजा खून था, लाल चमकता हुआ और धीरे धीरे नीचे बहता हुआ, जैसे किसी ने अपना सिर बार बार दीवार पर मारा हो, उसी जगह जहां से ठप ठप की आवाज आ रही थी। तितास के कानों में वही आवाज गूंजने लगी। मितुल पीछे हट गई। अमियो चुप था और पल्लव अब हंस नहीं रहा था। चारों खड़े थे एक साथ, लेकिन अकेले, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, वो चीज जो यहाँ है वो इंसान नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी उसने खुद को दिखाया नहीं था। रात अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं थी। चारों अब भी बाहर खड़े थे। खिड़की के नीचे दीवार पर ताजा खून धीरे धीरे बह रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन उस खामोशी में कुछ था, कुछ जो देख रहा था चारों को एक साथ अंदर तक। अमियो ने सबसे पहले खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, ये किसी जानवर का हो सकता है। लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो शब्दों में होना चाहिए था। पल्लव ने तुरंत जवाब दिया, जानवर दीवार पर सिर मारकर खून बहाता है। कोई जवाब नहीं आया। मितुल तितास के हाथ को कसकर पकड़े हुई थी। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बर्फ जैसी, और कांप रही थीं। तितास ने धीरे से कहा, अंदर चलो। चारों वापस कमरे में आए। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन क्या सच में कुछ बाहर रह गया था या कुछ अंदर आ चुका था? कमरे के अंदर अब चारों थे। लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। अजीब, भारी, घुटन भरा अंधेरा। अमियो ने चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, बिस्तर, टेबल, बैग, लेकिन माहौल नहीं। कुछ बदल चुका था, जैसे हवा में कोई और सांस ले रहा हो। मितुल अब भी कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, वो अंदर आ गया है। तितासलो उसे पकड़ा। कुछ नहीं है, हम सब यहाँ हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर खाट के कोने पर पड़ी और वो जम गई। वहां कंबल के ऊपर पड़ा था वही रुमाल, काई से सना हुआ, गीला, और धीरे धीरे उससे खुशबू निकल रही थी, वही अजीब नशे जैसी खुशबू। तितास का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, ये फिर से? अमियो और पल्लव ने भी देखा, और इस बार कोई शक नहीं था, ये चीज सामान्य नहीं थी। और तभी कुछ हुआ, कुछ जिसने सब कुछ बदल दिया।
मिथुल धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक एक कदम उसकी आंखें अमियों पर टिकी थीं, लेकिन वो पहचान वाली नजर नहीं थी। वो डर थी, शुद्ध, कच्चा, बेहद गहरा डर। मत देखो मुझे, मत देखो मुझे, मत देखो। क्या? मितुल और पीछे हट गई। मत देखो मुझे, मत देखो मुझे, मत देखो। मुझे शर्म आ रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पल्लव ने धीरे से कहा, ये क्या बोल रही है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तितास भी अचानक ठिठक गई। उसकी सांस तेज हो गई और उसने भी दोनों हाथ सीने पर रख लिए, जैसे वो खुद को ढक रही हो। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो भी चिल्लाई, मत देखो, मत देखो मुझे। दोनों लड़कियां एक जैसी हरकत कर रही थीं, एक जैसे शब्द, एक जैसा डर और एक जैसी शर्म। अमियो आगे बढ़ा। मितुल, क्या हुआ? मैं हूं। लेकिन जैसे ही वो पास आया, मितुल चीख पड़ी। नहीं, पास मत आओ, मत देखो मुझे। उसने कंबल पकड़ लिया और अपने ऊपर लपेटने लगी, जैसे वो खुद को छुपाना चाहती हो। लेकिन किससे? उनसे या किसी और से? पल्लव अब सच में डर गया था। उसने कहा, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तितास अब भी कांप रही थी। उसने भी अपना चेहरा छुपा लिया। मत देखो, कृपया मुझे मत देखो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वो रोने वाली हो। लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ जो इंसानी नहीं था। कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। खुशबू और तेज हो गई थी, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उस खुशबू के साथ कुछ और भी था, एक एहसास कि कोई उनके बीच खड़ा है, अदृश्य लेकिन मौजूद। अमियों ने हिम्मत जुटाई। तितास, मितुल, देखो मेरी तरफ। लेकिन दोनों ने एक साथ चीख मारी, नहीं। और दोनों पीछे हट गईं, दीवार तक। अब दोनों दीवार से लगी थीं, जैसे कोई कोना ढूंढ रही हो जहां कोई उन्हें देख न सके। और तभी मितुल की आंखें एक पल के लिए बदल गईं, बस एक पल। उसकी पुतलियां थोड़ी फैल गईं और उसने अमियों को नहीं, किसी और को देखा जो वहां था ही नहीं। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। पल्लव ने धीरे से कहा, अमियो, ये पोजेशन लग रहा है। अमियों ने उसकी तरफ देखा। चुप रहे। लेकिन उसके खुद के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अचानक मितुल ने अपने बाल पकड़ लिए, जोर से, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। वो चीखी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने अपने ही हाथों को पीछे धकेलना शुरू किया, जैसे वो खुद को रोक रही हो। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आवाज दो परतों में आ रही थी, एक उसकी अपनी और एक कुछ और। तितास भी अब जमीन पर बैठ गई थी। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया और झूलने लगी, धीरे धीरे आगे पीछे, जैसे कोई बच्चा डर में खुद को शांत करता है। लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और खाली, पूरी तरह खाली। कमरे में अब सिर्फ 4 लोग नहीं थे, अब 5 थे, या शायद उससे भी ज्यादा। अचानक रुमाल जो बिस्तर पर था खुद ब खुद थोड़ा हिला, बहुत हल्का। लेकिन चारों ने देखा और अब कोई शक नहीं बचा था। अमियों ने धीरे से कहा, हमें किसी को बुलाना होगा। तभी मितुल ने सिर उठाया, धीरे धीरे। उसकी आंखें अब सीधी अमियों पर थीं, लेकिन वो मितुल नहीं थी, वो कुछ और थी। उसने बहुत धीरे से कहा, किसी बुलाओ दी? उसकी आवाज ठंडी थी, अजनबी, और उसमें हल्की सी हंसी थी। अमियों पीछे हट गया। उसके गले से आवाज नहीं निकली। तितास ने भी सिर उठाया और वही आवाज, उसी टोन में, किसी बुलाओ दी?
दो आवाजें थीं, एक साथ, एक ही जैसी। और तभी लाइट हल्की सी टिमटिमाई, एक बार, दो बार, और फिर कमरा कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। और उस अंधेरे में कुछ हिला, कुछ जो इंसानी नहीं था। जब लाइट वापस आई तो दोनों लड़कियां खामोश थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, खाली, गहरी और अंदर से किसी और की। उस रात उनके साथ कुछ जुड़ चुका था, कुछ जो सिर्फ डर नहीं था, कुछ जो अंदर घुस चुका था, उनके शरीर में, उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में। और अब वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो जाग चुका था वो अभी पूरी तरह जागा नहीं था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उस कमरे में समय जैसे रुक गया था। अमियो, पल्लव दोनों खड़े थे और उनके सामने दो शरीर, जिनमें अब दो लोग नहीं थे, मितुल और तितास। दोनों अब शांत थे, बहुत ज्यादा शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो वही हों जिन्हें वो जानते थे। लेकिन डर यही तो है, जब सब कुछ सामान्य दिखे लेकिन कुछ भी सामान्य ना हो। अमियो ने धीरे से कहा, मितुल। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक धीमी सांस। तितास की आंखें धीरे धीरे अमियो की तरफ उठीं और वो मुस्कुराई, एक बहुत हल्की, बहुत पतली मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, बस एक ठंडापन, जैसे कोई और उसके चेहरे पर वो मुस्कान पहन रहा हो। पल्लव अब सह नहीं पाया। ये ठीक नहीं है, हम यहाँ नहीं रह सकते, अभी इसी वक्त निकलते हैं। अमियो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था वो जा नहीं सकते, अब नहीं, क्योंकि जो यहाँ है वो जाने नहीं देगा। तभी मितुल ने सिर घुमाया, धीरे धीरे। उसकी गर्दन थोड़ी ज्यादा मुड़ी जितनी इंसान की मुड़नी चाहिए, और उसने अमियो की तरफ देखा, सीधे आंखों में, और बोली, तुम मुझे छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक खिंचाव था, एक ऐसा खिंचाव जो इंसान को अपने पास बुला ले। अमियो ने कदम बढ़ाया, अनजाने में, जैसे उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहा। पल्लव चिल्लाया, अमियो रुक! लेकिन अमियो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया मितुल के करीब, और जैसे ही वो पास पहुंचा, मितुल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से, बहुत जोर से। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी पकड़ असामान्य रूप से मजबूत। अमियो दर्द से कराह उठा, मितुल छोड़ा। लेकिन मितुल हंसी, धीमी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, भारी, गहरी और किसी बूढ़ी औरत जैसी। इतनी जल्दी छोड़ दूं? पल्लव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, वो पीछे हट गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये मितुल नहीं है। तितास भी अब खड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखें पूरी तरह काली लग रही थीं, जैसे उनमें रोशनी नहीं, गहराई हो। और उसने कहा, तुमने उसे छेड़ा क्यों? पल्लव कांप गया। किसे? तितास ने धीरे धीरे सिर झुकाया और फुसफुसाई, उसे जो सो रही थी। कमरे का तापमान और गिर गया। सांस लेते वक्त धुआं निकल रहा था, और वो खुशबू अब बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, इतनी तेज कि सिर चकराने लगा। अमियो ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मितुल ने उसकी तरफ देखा, और एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा। और उसने कहा, तुमने
मुझे देखा था। अमियों का दिल धड़क उठा। कहाँ? मितुल के होंठ धीरे धीरे हिले। पत्थर में। पल्लव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो मोती। तितास हंसी। उसकी हंसी अब सामान्य नहीं थी। वो फैल रही थी दीवारों में, हवा में और उनके दिमाग में। मूर्ति, तुम इंसान हर चीज को नाम देते हो। देवी, मूर्ति, पूजा, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। मैं वो हूं जिसे छिपाया गया था। कमरे में अब हवा भी भारी हो गई थी, जैसे दीवारें सुन रही हों। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चारू चौंक गए, लेकिन मिथुल और तितास नहीं। वे बस मुस्कुरा रही थीं। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। अमियों ने पहचाना। ये होमस्टे मालिक की आवाज थी, पेम शेरपा। पल्लव दौड़कर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, मितुल चीखी, मत खोलो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें कांप गईं। पल्लव जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मितुल की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो गुस्से से भरी थीं और उनमें खून उतर आया था। तितास धीरे से बोली, वो नहीं जा सकता जब तक हम पूरा न करें। क्या पूरा? अमियों ने कांपते हुए पूछा। मितुल मुस्कुराई। वापसी। और तभी अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बुझ गई। इस बार लंबे समय के लिए। अंधेरा, पूरा घना, सांस रोक देने वाला। और उस अंधेरे में कुछ चल रहा था, कुछ रेंग रहा था। फर्श पर, दीवारों पर, छत पर। पल्लव ने चिल्लाया, लाइट ऑन करो। लेकिन कोई स्विच काम नहीं कर रहा था। और तभी उसने महसूस किया कुछ उसके पैरों को छू रहा है। ठंडा, गीला और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। वो चीखा, कुछ है यहाँ। अमियों ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे भी महसूस हुआ कुछ उसकी उंगलियों के बीच से गुजर गया, जैसे पानी नहीं, लेकिन कुछ वैसा। और फिर अचानक लाइट वापस आई और जो उन्होंने देखा उससे उनकी चीख निकल गई। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ लाल हाथों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और फर्श पर वो रुमाल अब फैला हुआ था, लेकिन अब वो रुमाल नहीं था, वो कुछ और था। जैसे वो सांस ले रहा हो, धीरे धीरे फूलता, सिकुड़ता। और उसी पर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर खड़ा था एक बूढ़ा आदमी, हाथ में लाठी, सफेद बाल और आंखें जो सब कुछ देख चुकी थी। भादुड़ी। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने एक नजर कमरे पर डाली, फिर मितुल और तितास पर, और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे जगा दिया है। अमियों दौड़ा। सर, कुछ कीजिए। भादुड़ी ने हाथ उठाया। शांत। वो आगे बढ़ा, मितुल के सामने रुका और बहुत धीरे से बोला, तू पर्ण सबरी नहीं है। कमरे में अचानक ठंड और बढ़ गई। मितुल की आंखें धीरे धीरे भादुड़ी पर टिक गईं और उसने मुस्कुराकर कहा, नाम तुम्हें भी पता है। भादुड़ी की आवाज और गहरी हो गई। तुझे बांधा गया था, तुझे सोया रहने दिया गया था,
क्योंकि तू देवी नहीं, अभिशाप है। और तभी कमरे में एक तीसरी आवाज गूंजी, न मितुल की न तितास की, कुछ और, बहुत भारी, बहुत पुरानी। अभिशाप? तुम इंसान हर चीज से डरते हो और जिसे समझ नहीं पाते उसे अभिशाप कह देते हो। भादुड़ी ने आंखें बंद की, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो, और फिर उसने धीरे से कहा, तू खून चाहती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मितुल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। रात अब अपने सबसे गहरे रूप में थी। वो रात जिसमें दुनिया सोती नहीं बल्कि कुछ और जागता है। कमरे के अंदर सब कुछ बदल चुका था। हवा ठंडी नहीं, जमी हुई थी, जैसे समय भी सांस लेने से डर रहा हो। भादुड़ी कमरे के बीच खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो देख रहे थे सब कुछ। मितुल और तितास अब एक दूसरे के पास खड़ी थी। दो शरीर, लेकिन एक ही उपस्थिति, एक ही सत्ता। अमियों और पल्लव दरवाजे के पास खड़े थे। भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर मानो जकड़ लिए गए थे। भादुड़ी ने धीरे धीरे आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। फिर बोले, तू पूरी तरह जाग चुकी है। मितुल के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आई और उसकी आवाज अब साफ बदल चुकी थी, गहरी, भारी और गूंजती हुई। तुमने मुझे जगाया। भादुड़ी ने सिर हिलाया। नहीं, तुझे जगाया इन मूर्खों ने। तितास हंसी, धीमी, लंबी और खाली। इनका ही दोष है। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे कुछ अंदर से धक्का दे रहा हो। भादुड़ी ने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज कमरे में फैलने लगी, गहरी, स्थिर और पुरानी। लेकिन जैसे ही मंत्र आगे बढ़ा, मितुल चीखी, चुप! उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की खिड़कियां अपने आप हिल गईं। भादुड़ी रुके नहीं, उन्होंने मंत्र और तेज किया। तितास ने अचानक अपना सिर पीछे झटका और उसके मुंह से कुछ निकला, काला, गाढ़ा, जैसे धुआं, लेकिन तरल। अमीन पीछे हट गया। ये क्या है? भादुड़ी ने कहा। ये उसका अंश है। और तभी कमरे का तापमान और गिर गया, इतना कि सांस लेना दर्द देने लगा। धीमी, डरावनी फुसफुसाहट, और फिर वो दिखी। पहले बस एक परछाई, फिर एक आकार, धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ। एक औरत, लंबी, असामान्य रूप से पतली। उसका शरीर जैसे धुएं और मांस का मिश्रण हो। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, भीगे हुए, और उनमें से खून टपक रहा था। उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां दो गहरे गड्ढे थे, और उसकी सांस कमरे में गूंज रही थी। भादुड़ी अब भी मंत्र पढ़ रहे थे। तू वापस जाएगी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। वापस? कहाँ? भादुड़ी ने आंखें खोली। जहां से आई है। वो हंसी, धीमी, लेकिन पूरे कमरे को भर देने वाली। मैं कहीं से नहीं आई। मैं
हमेशा यही थी। और अचानक उसका शरीर फैलने लगा। दीवारों पर, छत पर, फर्श पर, हर जगह। अब वो एक आकृति नहीं थी, वो पूरा कमरा थी। मितुल और तितास अब जमीन से ऊपर उठ गई, धीरे धीरे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उनके मुंह से एक साथ आवाज निकली, अमीयो चिल्लाया, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भादुड़ी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और ताबीज को जमीन पर पटक दिया। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैली। वो आकृति चिल्लाई, पहली बार एक असली दर्द भरी चीख। लेकिन उसके साथ ही कुछ और हुआ। मितुल और तितास अचानक गिर पड़ी और भादुड़ी पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर था। पहली बार उन्होंने धीरे से कहा, ये रुक नहीं रही। अमियो कांप गया। क्या मतलब? भादुड़ी ने उसकी तरफ देखा। ये बंधन से बाहर है। कमरे की दीवारें फटने लगी, दरारें चारों तरफ। बाहर से जंगल की आवाजें आने लगी, चीखें, फुसफुसाहट, हंसी, जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। वो आकृति अब सीधे अमियो के सामने थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और अमियो के माथे को छुआ, उसी जगह जहां लकपा को छुआ था। अमियो की आंखें फैल गईं। उसके दिमाग में तस्वीरें दौड़ने लगीं। जंगल, झील, वो औरत, खून, चीखें और एक सच्चाई। ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। लोग आते हैं, मूर्ति को छूते हैं, उसे जगाते हैं और फिर सब खत्म और फिर सब शुरू। धीमा, बहुत गहरा, एक चक्र, एक अंतहीन भयानक चक्र। अमियो गिर पड़ा। पल्लव चिल्लाया, अमियो! लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। मितुल धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब शांत थीं और उसने बहुत धीरे से कहा, चलो नीचे झील के पास। तितास ने सिर हिलाया। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ी। भादुड़ी बस देखते रहे, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। सुबह जब सूरज निकला तो चटकपुर फिर वही था, शांत, सुंदर, निर्दोष, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन झील के पास दो नए पदचिन्ह थे और पत्थर की उस दीवार में जहां काई जमी थी, अब दो नई आकृतियां थीं, दो चेहरे, मितुल और तितास, और उनके नीचे एक नया रुमाल, हरा, गीला और खुशबू से भरा। अगर तुम कभी वहां जाओ और वो खुशबू महसूस करो तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हें देख रही होगी।